कल्पना कीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई ठेकेदार है, एक ऐसा इंसान जो सालों से बस पानी की पाइपलाइन और टंकियों ठीक कर रहा है। जिसके हाथ हमेशा ग्रीस और तेल से सने रहते हैं। बिल्कुल। और फिर अचानक एक दिन वो ठेकेदार आकर घोषणा करे कि अब वो दुनिया के सबसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर और एआई चिप्स बनाने की एक भारी भरकम हाईटेक फैक्ट्री लगाने जा रहा है। अच्छा, ये तो मतलब सुनने में ही बिल्कुल बेतुका लगता है ना? कोई भी सोचेगा कि यार भारी लोहे के पाइप कसने वाले का सिलिकॉन वैली की अत्याधुनिक तकनीक से क्या लेना देना। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया आपस में टकरा गई। एकदम सही। लेकिन आपको पता है, कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में असल में ठीक ऐसा ही हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैं कॉर्पोरेट दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खंगाल रही थी। अच्छा, कैसे दस्तावेज? प्रेस रिलीज और इन उबाऊ कागजों के ढेर के बीच ना मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी मिली। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहानी है RBM इंफ्राकॉन लिमिटेड नाम की एक बहुत ही साधारण सी भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की, जिनका मुख्य काम 1993 से तेल रिफाइनरियों में पाइप और मैकेनिकल पुर्जे कसना था। ठीक है। और अब वो भारत के हाईटेक सेमीकंडक्टर विजन का एक प्रमुख हिस्सा बन गई है। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। देखिए, जब हम बाहर से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं ना, तो ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार या किसी तरह का बहुत बड़ा जुआ। हाँ, मतलब ग्रीस की दुनिया से सीधे माइक्रोचिप्स में जाना। बिल्कुल, ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन अगर हम इन दस्तावेजों की परतों को ध्यान से हटाएं, तो हमें समझ आता है कि इसमें कोई जादू नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में बहुत ही सुनियोजित रणनीतियों, कड़े वित्तीय अनुशासन और बाजार के बदलते मैक्रो इकोनॉमिक अवसरों को बिल्कुल सही समय पर पहचानने का नतीजा है। मतलब किस्मत नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। सही कहा। जो चीज बाहर से एक बहुत बड़ी छलांग लग रही है, वो भीतर से बहुत सधे हुए कदमों की एक लंबी श्रृंखला है। तो चलिए इस कहानी के पहले कदम को समझते हैं, जहाँ से इस पूरी यात्रा की जमीन तैयार हुई। किसी भी कंपनी को इतने बड़े हाईटेक सपने देखने के लिए भारी कैश और आत्मविश्वास चाहिए होता है ना? बिल्कुल, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। हाँ, तो जब मैं उनके अगस्त 2024 के आंकड़े देख रही थी तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा शायद रिपोर्ट में कोई टाइपो है। अच्छा, ऐसा क्या था उसमें? मतलब एक ही तिमाही में Q1 FY25 में उनका जो कुल रेवेन्यू था उसमें 98.17% का उछाल आया था। वो 19.66 करोड़ से सीधे 38.86 करोड़ हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी ग्रोथ है। और ये तो कुछ भी नहीं है। उनका मुनाफा, मेरा मतलब है जो पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो लगभग 248.86% बढ़ गया था, 3.29 करोड़ तक पहुंच गया। और उनका एबिडा मार्जिन भी तो काफी सुधरा था उस वक्त। हाँ, एबिडा 7.24% से छलांग लगाकर 12.31% हो गया था। तो मेरा सवाल ये है कि पाइपलाइन का काम करने वाली कंपनी अचानक से नोट छापने की मशीन कैसे बन गई? असल में ये लोग ऐसा क्या करते हैं? देखिए, मुनाफा बढ़ने की वो जो रफ्तार आपने देखी, वो वाकई असाधारण थी। इसके पीछे का कारण समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उनका मुख्य व्यवसाय असल में क्या है। अच्छा, RBI इंफ्राकॉन कोई साधारण पाइप बिछाने वाली कंपनी नहीं है। उनका मुख्य काम तेल और गैस रिफाइनरियों, गैस क्रैकर प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए बहुत ही जटिल मैकेनिकल काम करना है। वे टर्न अराउंड शटडाउन में विशेषज्ञ हैं। एक सेकेंड, ये टर्न अराउंड शटडाउन क्या होता है? मतलब क्या बस फैक्ट्री को बंद करके उसकी सफाई करना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा तनावपूर्ण होता है। देखिए, रिफाइनरियां दिन रात चलती हैं। हाँ, सही बात है। जब उन्हें मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है, तो उस शटडाउन के दौरान रिफाइनरी का हर एक घंटा करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहा होता है। ओहो, हर एक घंटा? बिल्कुल। ऐसे में रिफाइनरी मालिक जैसे रिलायंस, नायरा एनर्जी या अडानी ऐसी कंपनियों को बुलाते हैं जो हजारों मजदूरों और भारी मशीनों के साथ आएं और उस पूरे विशाल स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड समय में ठीक कर दें। और वो भी बिना किसी दुर्घटना के, है ना? हाँ, अगर आप ये काम तय समय से पहले और पूरी सुरक्षा के साथ कर सकते हैं, तो रिफाइनरी कंपनियां आपको बहुत बड़ा प्रीमियम देने को तैयार रहती हैं। इसे ही हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब समझ आया। मतलब ये पूरा खेल गति और सटीकता का है। रिफाइनरी के लिए करोड़ों का नुकसान बचाने के बदले में ये कंपनियां अपना अच्छा खासा हिस्सा मांग सकती हैं। ठीक कहा।
उन्होंने 2024 से ही इन हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस किया और इससे जो पैसा आया उसका इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही समझदारी से किया। जो आंकड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो उनका मुनाफा नहीं है, तो फिर क्या है? वो उनका डेट टू इक्विटी अनुपात है, यानी कर्ज का बोझ। ओह हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा था। उन्होंने अपने कर्ज को लगभग खत्म ही कर दिया था। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। FY22 तक उनका डेट टू इक्विटी 1.27 था, जो कि इंफ्रा कंपनियों के लिए आम बात है, क्योंकि उन्हें भारी मशीनें खरीदनी होती हैं। बिल्कुल, लेकिन FY24 के अंत तक उन्होंने इसे घटाकर 0.02 पर ला दिया। वाओ! सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है वो लगभग कर्ज मुक्त हो गई। जब आपकी बैलेंस शीट से कर्ज और भारी ब्याज हट जाता है तो सारा मुनाफा सीधा खजाने में जाता है। इसी वित्तीय अनुशासन ने उनके लिए एक वॉर चेस्ट तैयार किया, जिसने उन्हें भविष्य में बड़े जोखिम लेने की आजादी दी। तो उन्होंने अपना खजाना भर लिया, लेकिन पैसा होना एक बात है और बाजार के दिग्गजों का भरोसा जीतना बिल्कुल दूसरी बात। यहीं से कहानी 2025 में प्रवेश करती है। हाँ, 2025 उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, मई 2025 में इन्फोमेरिक्स ने उनकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करके IVR 3BB स्टेबल से IVR 3BB स्टेबल कर दिया। लेकिन जिस चीज ने सच में मेरा दिमाग घुमा दिया वो था उनका ऑर्डर बुक। वो आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले थे। 1245.85 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बुक, जिसमें से 75% सिर्फ एपिटोमा इंडस्ट्रीज से था, और फिर ONGC के साथ 6497 करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक अनुबंध। हाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, और वो भी 15 साल के लिए, जिसे 20 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि एक सरकारी दिग्गज कंपनी 15 साल के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी को क्यों देगी? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रेवेन्यू विजिबिलिटी और भरोसा बहुत मायने रखता है। देखिए, ONGC को एक ऐसा साझीदार चाहिए था जो न सिर्फ तकनीकी रूप से सक्षम हो बल्कि आर्थिक रूप से भी इतना स्थिर हो कि बीच में काम छोड़ के भागे नहीं। अच्छा, तो वो जीरो डेट वाली बात यहाँ काम आए। बिल्कुल। RBM इंफ्राकॉन की शून्य कर्ज वाली बैलेंस शीट और रिलायंस जैसी कंपनियों के साथ उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब उनके पक्ष में गया। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का मतलब है कि बाजार को पता है कि इस कंपनी के पास अगले 1 दशक से ज्यादा समय तक कैश आता रहेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। मुझे ये सब कागज पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ खतरे की घंटियां भी बज रही हैं। खतरे कैसे? देखिए, कागज पर 3500 करोड़ का ऑर्डर मिलना एक सपना हो सकता है, लेकिन जमीन पर उसे पूरा करना एक बुरा सपना भी तो बन सकता है ना? अगर कच्चे माल की कीमतें अचानक बढ़ गईं या प्रोजेक्ट में देरी हो गई तो क्या होगा? आपकी ये शंका बिल्कुल जायज है और रेटिंग एजेंसियों ने भी इसे नजरअंदाज नहीं किया है। इन्फोमेरिक्स की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से निष्पादन जोखिम या कहें एग्जीक्यूशन रिस्क को एक बड़ी चेतावनी बताया गया है। मैंने भी सोचा था कि इतने विशाल ऑर्डर को समय पे पूरा करना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो भारी जुर्माना लग सकता है और कंपनी का कैश फ्लो बुरी तरह चरमरा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में एक और बड़े खतरे का जिक्र है, भौगोलिक संकेंद्रण का जोखिम। ओह हाँ, मैंने पढ़ा था कि उनका लगभग 88% रेवेन्यू सिर्फ एक ही राज्य से आ रहा था, गुजरात से। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। किसी भी व्यवसाय के लिए अपने राजस्व का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक राज्य पर निर्भर रखना खतरनाक है। अगर गुजरात में कोई प्राकृतिक आपदा आती है या राज्य सरकार की नीतियों में बदलाव होता है तो पूरा बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। ये तो है। वैसे जोखिम की बात चली रही है तो मैं यहाँ एक बहुत ही मजेदार वाकया शेयर करना चाहती हूँ, जिसने रिसर्च के दौरान मुझे काफी चकरा दिया था। अच्छा, क्या हुआ था? मैं टॉफल पर इस कंपनी का डेटा खंगाल रही थी और अचानक मेरे सामने RBM इन्फोकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी आ गई। ओह, नाम तो काफी मिलता जुलता है। हाँ, मुझे लगा अरे वाह, शायद यही वो टेक कंपनी है जिसके जरिए ये लोग भविष्य में सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं। ये कंपनी हरियाणा के गुड़गांव में रजिस्टर्ड थी और कंप्यूटर सर्विस से जुड़ी थी। तो इसमें चौंकाने वाली बात क्या थी? चौंकाने वाली बात उनके वित्तीय दस्तावेज थे। जब मैंने उन्हें खोला तो मेरा सिर चकरा गया। इस कंपनी का पेड अप कैपिटल मात्र 25 लाख रुपए था। अच्छा। मैं सोचने लगी कि क्या ONGC ने 3500 करोड़ का ठेका एक ऐसी कंपनी को दे दिया है जिसकी खुद की वैल्यू कुछ लाख रुपए है। ये असल में आज के इस सूचना के युग का बहुत ही क्लासिक इंफॉर्मेशन ओवरलोड का उदाहरण है।
और निवेशकों के लिए बड़ा सबक भी। बिल्कुल, मैं तो पूरी तरह से गुमराह हो गई थी। हाँ, नाम का ये मामूली सा अंतर इंफ्राकॉन और इन्फोकॉम किसी को भी भड़का सकता है। गुड़गांव वाली वो कंपनी एक बिल्कुल अलग छोटी सी अनलिस्टेड आईटी इकाई है। उसका हमारी इस भारी भरकम इंफ्रा कंपनी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये वाकई डरावना है। सोचिए अगर कोई निवेशक सिर्फ आधा नाम सुनकर शेयर बाजार में पैसा लगा दे तो वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। हाँ, रिसर्च में सटीकता बहुत जरूरी है। खैर, ये तो रही मेरी कंफ्यूजन की बात। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े धमाके पर, जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका कर रख दिया। 2026 वाला धमाका है ना? बिल्कुल। 2024 में उन्होंने कर्ज खत्म किया, 2025 में ओएनजीसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया और फिर आता है अप्रैल 2026। अचानक से एक प्रेस रिलीज आती है कि आरबीएम इंफ्राकॉन ने एसयू जॉग ग्लोबल नाम की कंपनी के साथ $1 बिलियन यानी करीब 8,300 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे दिलचस्प बदलावों में से एक है, एक ग्रीनफील्ड एडवांस्ड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी के लिए समझौता। मैं तो कहूंगी ये पूरी तरह से अकल्पनीय है। इस डील का स्ट्रक्चर देखिए, आरबीएम की 30% हिस्सेदारी होगी और सुजोग ग्लोबल की 70%, जिसमें $600 मिलियन का सीधा विदेशी निवेश यानी एफडीआई आ रहा है। बहुत बड़ा निवेश है। लेकिन जब मैंने प्रेस रिलीज के तकनीकी हिस्से को पढ़ा तो मेरे ऊपर से सब बाउंसर निकल गया। अच्छा, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि वे QFN, LFBGA और हाइब्रिड बॉन्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हाई बैंडविड्थ मेमोरी और AI चिप्स बनाए जा सकें। ये सब क्या है? ये सुनने में बहुत जटिल लगता है, लेकिन और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि एक रिफाइनरी में पाइप कसने वाली कंपनी अचानक से AI चिप्स की पैकेजिंग कैसे कर सकती है? क्या ये किसी क्रिकेट के गेंदबाज का अचानक से टेनिस का ग्रैंड स्लैम खेलने उतर जाने जैसा नहीं है? आपका ये क्रिकेट और टेनिस वाला उदाहरण सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? देखिए, ये एक खेल से दूसरे खेल में जाने जैसा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल वही खेल है, बस इसे अब एक बहुत ही महंगे और अति आधुनिक स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। इसे समझने के लिए पहले आपके उन तकनीकी शब्दों को थोड़ा आसान करते हैं। एक सिलिकॉन चिप को आप एक बहुत ही नाजुक नंगे दिमाग की तरह सोचिए। ठीक है, एक नाजुक दिमाग। अगर आप उस दिमाग को सीधे कंप्यूटर में लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगा और तुरंत खराब हो जाएगा। जाहिर सी बात है। तो ये जो QFL और LFPGA हैं, ये असल में उस दिमाग को सुरक्षित रखने वाले कवच हैं, और साथ ही ये एक तरह के नर्वस सिस्टम का काम करते हैं जो उस चिप को बाकी के कंप्यूटर से सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं। अच्छा, तो ये बस चिप को पैक करने का तरीका है? बिल्कुल, और हाइब्रिड बॉन्डिंग कुछ नहीं है, बस इन छोटे छोटे दिमागों को एक के ऊपर एक बिना किसी तार के जोड़ने की एक अत्याधुनिक तकनीक है, ताकि वे और तेज काम कर सके। ओके, तो ये फैब्रिकेशन नहीं है जहां सिलिकॉन को काटा और बनाया जाता है, ये उस बनी हुई चिप को सुरक्षित पैक करने का काम है। एकदम सही। चिप बनाना एक पूरी तरह से अलग रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन पैकेजिंग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? आपको चाहिए क्लीन रूम। क्लीन रूम, वो क्या होता है? एक ऐसा विशाल प्लांट जहां हवा का दबाव पूरी तरह नियंत्रित हो, जहां तापमान में 1 डिग्री का भी उतार चढ़ाव ना हो और जहां जमीन में जरा सा भी वाइब्रेशन ना हो। अगर बाहर से कोई भारी ट्रक भी गुजरे ना, तो अंदर पैकेजिंग की मशीन हिलनी नहीं चाहिए। ओहो, अब मेरे दिमाग की बत्ती जली। मतलब इस तरह के विशाल, जटिल और शून्य गलती वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और चलाने का अनुभव किसके पास है? ठीक पहचाना, आरबीएम इंफ्राकॉन के पास। हाँ, जो कंपनी सालों से रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए विशालकाय और अति संवेदनशील पेट्रोकेमिकल स्ट्रक्चर्स को बना और संभाल रही है, उसे इस बात की बहुत गहरी समझ है कि बड़े पैमाने पर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है। बिल्कुल। और सूजक ग्लोबल के पास चिप पैकेजिंग की तकनीक है, मशीनें हैं। हाँ, लेकिन जब वे भारत में $600 मिलियन ला रहे हैं, तो उन्हें जमीन पर एक ऐसा साझीदार चाहिए जो यहाँ की हकीकत को समझता हो, जो जमीन अधिग्रहण से लेकर विशाल कंस्ट्रक्शन करने और फिर उस प्लांट के सिस्टम्स को बिना रुके चलाने की गारंटी दे सके। मतलब सूजोक बाहर से अपना तकनीकी दिमाग ला रहा है और आरबीएम इंफ्राकॉन भारत में उस दिमाग को काम करने के लिए शरीर और हड्डियां दे रहा है। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट तालमेल। और सबसे
दिलचस्प बात यह है कि 2024 के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने इसका हिंट भी दिया था। हाँ, उनका जो फ्यूचर आउटलुक था जी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि वे नए वर्टिकल्स में जाना चाहते हैं, जैसे सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन। उनका विजन बड़े प्रभाव का था। और जब उनके पास पैसा आ गया, ONGC के कॉन्ट्रैक्ट से स्थिरता आ गई, तो उन्होंने बिल्कुल सही समय पर इस मौके को पकड़ लिया। और ये मौका भारत की मैक्रो इकोनॉमिक लहर के साथ भी बिल्कुल सटीक बैठता है। आप सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सरकार इस वक्त सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेकर बहुत आक्रामक है। उन्हें देश के अंदर चिप पैकेजिंग के कारखाने चाहिए। RBM इंफ्राकॉन ने बस उसी हवा के साथ अपने पाले बांध लिए। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सफलता केवल अपने पुराने काम से चिपके रहने में नहीं है, बल्कि लगातार सीखने और खुद को बड़े अवसरों के साथ जोड़ने में है। बिल्कुल। जब सरकार नीतियां बना रही है कि हमें AI के लिए आधारभूत ढांचा चाहिए, तो जो कंपनियां इस ढांचे को बनाने के लिए सबसे पहले आगे आएंगी, वही भविष्य पर राज करेंगी। एकदम सही। और इस पूरी कहानी को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है, जो शायद हमें तकनीक को देखने के नजरिए को ही बदल दे। वो क्या है? हमने शुरुआत में उस पाइपलाइन वाले ठेकेदार की बात की थी जो सुपर कंप्यूटर बनाने चला है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक सिलिकॉन वाली कंपनियों के बीच की जो रेखा थी वो पूरी तरह से मिट रही है? ये सोचने वाली बात है ना? सोचने वाली बात ये है कि क्या कल के टेक दिग्गज केवल वो लोग होंगे जो कांच के कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर कोड लिखते हैं, या फिर भविष्य के असली टेक दिग्गज वो होंगे जो हार्ड हैट पहनते हैं, जिनके हाथों में औजार होते हैं और जो उस कोड को जिंदा करने वाले, AI को चलाने वाले इन विशालकाय संयंत्रों की नींव रखते हैं? शायद आने वाले कल में सॉफ्टवेयर की दुनिया पर राज करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर कंक्रीट और स्टील का सबसे मजबूत ढांचा खड़ा करना होगा।